बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है, सबसे पहले आएंगी टॉप स्टोरीज़। खबर यह है जी, माफिया अद्वियात के बदले 10 गुना इजाफी वसूल करने लगा है। जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हो गई। सियासी हलचल होने वाली है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पे भी गुफ्तगू करेंगे। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन और ऑपरेशन के दौरान 60 अफराद को रंगे हाथों पकड़कर कनेक्शन मुनक़ता किए गए। और जिले इंतजामिया तमाम मॉडल स्कूलों को फंड्स फराहम करेगी। ये हैं आज की खबरें और इनकी डिटेल्स के लिए हमारी सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आ जाते हैं जी पहली खबर की तरफ। जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हैं। माफिया अद्वियात के बदले 10 गुना इजाफी वसूल करने लगी है। तो नायाब अद्वियात के बारे में दुर्रे नायाब से पूछ ले। बिल्कुल जी, मैं आपने जब ये बात की तो इससे बड़ी खबर आज की खबर कोई नहीं है। और बड़ी खबर मैं कहती हूँ ये तो सफाकियत की इंतहा है। मुझे रात को एमॉक्सिल की जरूरत थी। एमॉक्सिल बहुत नॉर्मल दवाई है। एमॉक्सिल इन्फेक्शन के लिए बड़ी इफेक्टिव है। आप एमॉक्सिल छोड़ के एमॉक्सिल के पैरेलल कुछ सॉल्ट में मुझे मेडिसिन नहीं मिली। ठीक है जी। सिप्राफ्लॉक्सासिन बड़ी नॉर्मल सी नहीं मिली। ऑगमेंटन जैसी आम जो एंटीबायोटिक थी वो भी नहीं मिली। अंदाजा डॉक्टरों से आप देखें ना, हमारा तो चले हाथ पड़ता है, कोई डॉक्टर दोस्त है, वाकिफ है, क्लास फेलो है, उससे पूछ लेते हैं कि यार मैं इसके पैरेलल ये नहीं मिल रही, क्या करूं। जो गरीब बंदा है जिसको दवाई नहीं मिल रही उसको कौन गाइड करेगा? हाँ, वो तो बेचारा तकलीफ में रहा ना, उसको नहीं पता इसके ऑल्टरनेट कौन सी दवाई। मैंने ऑल्टरनेट जब 3 ऑल्टरनेट नहीं मिले तो बहुत हल्की सी या कोई मिलती जुलती, एक मेरा दोस्त है फार्मासिस्ट क्लास फेलो, मैंने उससे मशवरा किया। उसने कहा अच्छा तुम छोड़ो उसको, इससे मिलती जुलती कम्बिनेशन बना के उसने कहा तुम ये मेडिसिन ले लो। जिसको नहीं मिलती, जिसका कोई डॉक्टर, कोई फार्मासिस्ट, कोई बंदा अप्रोच नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा? और हमारे हालात क्या हैं कानून के? असूली तौर पे एक फार्मासिस्ट आपकी फार्मेसी में होना चाहिए जो आपको गाइड करे। हमारे यहाँ फार्मासिस्ट ही नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, जिनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल पढ़नी नहीं आती, जिनको कुछ स्पेलिंग्स नहीं आती, जिनको दवाइयाँ समझ नहीं आती। मैंने कई जगह ये भी देखा है कि दवाइयाँ आगे भेज देते हैं तो वो काउंटर में बैठा बंदा या कोई जो बंदा दवाई लेने आता है वो कहता है यार ये दवाई तो हमारी थी नहीं, हमने तो डॉक्टर ने हमें कोई और दवाई, ओह जी गलती हो गई जी, दवाइयाँ वापस जाती हैं, दोबारा चेंज करके लाते हैं। इस तरह के नाअहल लोग जब फार्मेसिस्ट में बैठ के डील करेंगे। और इन्हीं फार्मेसिस्ट में मैंने तो ये भी देखा दुर्रे नायाब, वो खुद ही बुखार नज़ला जुकाम को जाके बताते हैं और दवाई बनाते अपनी मर्जी की दे देते हैं। जिंदगी में कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि इस तरह की रूटीन की एमॉक्सिसिलिन, ऑगमेंटन, सिप्राफ्लॉक्सासिन, इस तरह की, ये तो रूटीन बचपन से। अगर आपको कोई क्रॉनिक किस्म की एंटीबायोटिक लेनी होती थी, आपको कोई डिजीज, चले ये तो आपने मुझे बता दिया अपना एक्सपीरियंस। अब मुझे बताएं कि ये वाकई ही नायाब हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? बिल्कुल इसमें जी मैं इत्तेफाक नहीं करता, शायद इमरान करे, लेकिन नायाब नहीं है। लेकिन ये आपकी वही बात है कि डील करेंगे इनको, असल में इनको हुकूमतों को डील करना आ गया है। ये पहले चीज़ें उठाते हैं, गायब करते हैं, शॉर्टेज करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो है ना वो स्पून फीडिंग करते हैं कि जी मिल रही है, बस कर रहे हैं, 10 गुना महंगी, ब्लैक में, अच्छा ले लें जी, इतनी की दवाइयाँ लेंगे। सीएम साहब के साथ साथ आप होते हैं, जरा उनका ध्यान दिलवाएं। उनका बड़ा कल फोकस इस चीज़ पे रहा, वो चीज़ें सामने आ रही थी, कल फोकस उनका बड़ा ज़्यादा था। वो जब मुल्तान से वापस जहाज से उतरे हैं तो सीधी उन्होंने आते ही 2-4 इशूज़ पे मीटिंग की है जिनका हमें जारी करने का तो नहीं था, लेकिन उन्होंने स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर और आपकी ये कमोडिटीज़ जिसमें मेडिसिन भी हैं, आपकी शुगर भी है, आटा भी, बाकी चीज़ें भी जितना वो कर सकते हैं। लेकिन फिर मेरी बात सुने, मैं आपको अगर 1 लाख टन अद्वियात फराहम कर दूँ, ठीक है, उसके बाद पता लगे कि 1 हफ्ते बाद वो अद्वियात है ही नहीं बाजार में, ना किसी कमिश्नर ने चेक किया, ना डिप्टी कमिश्नर ने, ना एसीज ने, ना ड्रग अथॉरिटी ने, ना किसी ड्रग इंस्पेक्टर ने, तो फिर कोई भी चीफ मिनिस्टर क्या कर सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा, वो फॉलो अप ही नहीं कोई लेगा। ये तो मामला ऐसा है और इतने ये तो वो इंग्रेडिएंट्स थे ही नहीं अद्वियात के जो शॉर्टेज में थे। शॉर्टेज तो इन्होंने तो पैराडाल की शॉर्टेज कर दी, तो अब इनको चस्का लग गया। मैं आपको माजरत के साथ, अब हमारे इन माफियाज को चस्का लग गया। ये हर चीज़ में कमाना, हर चीज़ से खेलना, लोगों की ज़िंदगियों पे
जुल्म करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब आपने जो बताई है बात, सारा नक्शा तो खींचे, आपने खुद कितनी फार्मेसी पे जाकर विजिट किया और दवाई नहीं मिली। अब कोई घर ऐसा नहीं है, अपने अपने घर को ही हम देख लें, खाने के साथ दवाइयाँ तो लाजमी हो चुकी हैं। हम देख लें, हमारे वालिदैन हो, घर में छोटे बच्चे हों, दवाइयाँ तो लाजमो मलजूम हो चुकी हैं। सो अगर यही हालात रहे इमरान भाई, तो क्या बनेगा? देखें जी, बात इस तरह है कि जिस तरह दुर्नियाब ने छोटी छोटी आम सी जो मेडिसिन हैं उनकी मिसाल दी, एक मिसाल मैं भी आपको देता हूँ कि हमारे यहाँ पर जब से कोविड और डेंगू आया ना, तब से हमारी जो पैनाडॉल है वो नायाब हो गई। और आप यकीन जाने, अभी तक कल की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ कि कल मैंने पैनाडॉल जो है 3 स्टोर से पता की, नहीं मिली। इकबाल टाउन के बड़े बड़े स्टोर थे, नहीं मिली। एक स्टोर से मुझे मिली, और आप यकीन जाने एक पत्ता मैंने सिर्फ खरीदा और मुझे पता कितने का मिला, 42 रुपीज़ का, 42 रुपए का पता, और वो भी उसने नीचे से निकाल के दिया, नीचे से निकाल के दिया। ऐसे ही है, वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ब्लैक में सिर्फ 10 गुना महंगी हुई है। 10 गुना महंगी नहीं हुई। मेरे ख्याल से अजमत को जो है वो मजीद इस पे काम करने की इंसुलिन जरूरत रोजाना है। लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि डबल ट्रिपल कीमत पर ये हम दवाइयाँ खरीद रहे हैं। मतलब डबल ट्रिपल होने के बावजूद भी माफिया को सुकून नहीं आ रहा। कैंसर के अद्वियात नहीं मिल रहे। आप ना अब इसके मुहर्रकात जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी, इदारे की तरफ से भी, और दूसरा जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से भी। पहली बात तो ये है कि हमने आई थिंक फ्राइडे को हमने ये खबर डिस्कस की थी ना कि अब जो है वो नए सेंटर बनाए जा रहे हैं जिसमें शुगर और ये आम से जो टेस्ट हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, और स्क्रीनिंग वगैरह हुआ करेगी, ये सारा कुछ ना। एक तरफ तो हुकूमत ये काम कर रही है, दूसरी तरफ ये चीज़। इसमें अब तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो है ना वो महकमा सेहत के ऊपर आयद होती है। वज़ीर आला ने कुछ रोज़ कबल जो है वो सेक्रेटरी को हटाया, बहुत अच्छा किया। ऐसे ही 1-2 और सेक्रेटरीज को हटाया गया ना, तो इनकी तबीयत साफ़ हो जाएगी, फिर ये काम करेंगे। सही। अभी तो जिस तरह दुर्नियाब जो है वो आपको ब्रेक में बता रहे थे ना कि आजकल चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम सेक्रेटरीज और जो आला ओहदेदारान अफसरान हैं वो कैसे उंगलियों पर नाच रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये उनका काम है, जो कि एक अरसे से वो जंग आलूद होकर बैठे हुए थे और अब अपना काम कर रहे हैं, अब अपना काम कर रहे हैं। कहाँ गई है इनकी टास्क फोर्स? हेल्थ की टास्क फोर्स थी ना, कई बार हमने देखा है उनकी, अब कहाँ है वो? सोई हुई है। ठीक है, ये तो आ गई उनकी जिम्मेदारी कि उन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस चीज़ को हंगामी बुनियादों पर देखें, इसको इमरजेंसी की सूरत पे ले। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन जो है, इन दोनों पे इमरजेंसी की जरूरत है। ये तो आ गया। मेरा आप दोनों से एक सवाल है, मैंने ऐसा दौर भी देखा है कि बहुत बाइज्जत तरीके से हेपेटाइटिस की दवाइयाँ लोग आते थे हॉस्पिटल के काउंटर से, अपनी डेट पे उनको कॉल भी जाती थी, आके वो दवाइयाँ लेके चले जाते थे, कैंसर की दवाइयाँ ऐसे लेके चले जाते थे। अब कौन सा ऐसा यहाँ पर मैं कहती हूँ अजाब आ गया है कि आपको मामूली दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, आपको बताता आपको अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मैं बताता हूँ, पता है क्या हुआ, जो हमारे मुल्क के हालात है ना, कल एक कंपनी के ऑनर के साथ मैं बैठा हुआ था, उसने बड़ा ब्रीफली मुझे सारी चीज़ें बताई। उसने कहा इमरान भाई आप लोग हमें तो बैठ के जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारी भी सुने। उसने क्या बयान किया, कहता देखें जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, मोस्टली जो कंपनीज थी ना वो यहाँ से सेटअप अपने बंद करके, फैक्ट्रियाँ बंद करके, दवासाज कंपनी यहाँ से जा चुकी हैं। अच्छा। और बाकी जो है वो जो हम लोकल फैक्ट्रीज हैं उन्होंने खरीद ली हैं। अब जो है वो हमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है। एक तो यहाँ पर बिजली बहुत महंगी, ठीक है, दूसरा यहाँ पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। कहता हुकूमत को चाहिए कि स्पेशली हमें रिलीफ दे, चूँकि ये बेसिक कमोडिटीज़ में आ जाती है ना मेडिसिन आपकी, कि हर चीज़ में यूज़ होनी है। कहता हुकूमत को चाहिए कि हमें इसमें थोड़ा रिलीफ दे। हुकूमतें जो हैं वो करती हैं कि हमसे ज़्यादा टैक्स जो है वो लिए जाते हैं और बराबर बिजली भी हमें दी जाती है। कहते जब तक मुल्क के हालात स्टेबल नहीं होते, हालात बेहतर नहीं होते, यहाँ इंडस्ट्री बेहतर नहीं होती, इंडस्ट्री को चलाने की ज़रूरत है। लेकिन अब बात यह है, कहता चले हम तो मेडिसिन बना के मार्केट में देते हैं ना, यहाँ भी मिडल मैन का रोल है। कहता हम मार्केट में निकालते हैं, जब थोड़ी सी हवा निकलती है कि जी यहाँ पर चीज़ें जो है इसकी शॉर्टेज नहीं, डिमांड इस मेडिसिन की बढ़ रही है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है, उसको रोक लिया जाता है। हम सिर्फ माजरत के साथ हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। ये हमारा मुल्क जो है वो सिर्फ इस्लाम के नाम, सिर्फ नाम की हद तक महदूद है। अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पर हमारे मुसलमानों के हालात ये हैं कि हम देखते हैं ना कि हम किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, जो पिसा हुआ है ना उसको मजीद पिसते हैं। बात ये है जो अन्ना ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये हालात ऐसे नहीं थे। भाई हालात तो 2018 से पहले ऑनेस्टली ऐसे नहीं थे। 2018 के बाद जो फिर हुआ, फिर उसके बाद जो जिम्मेदारान हैं वो कहाँ गए, फिर हेल्थ का बेड़ा गर्क। ख़ास तौर पे मैं कैटेगोरिकली कहूँगा कि पिछले 5 साल 4 साल के अंदर
हेल्थ सेक्टर का बेड़ा गर्क किया बेड़ा गया। गर्क हुआ है। और आज अगर चीफ मिनिस्टर को सिर्फ एक ही चीज़ पे मेहनत करनी पड़ रही है ना 18 घंटे, वो हेल्थ सेक्टर हेल्थ सेक्टर है बिल्कुल। ठीक है। कल भी मुल्तान से लिया आपके मुजफ्फरगढ़ से जितने हॉस्पिटलों के उन्होंने विजिट्स कर डाले हैं ना, शायद ही बंदा कोई कर सके। तो हेल्थ सेक्टर का बड़ा गर्क करने वालों के साथ क्या हुआ? ये जिम्मेदारी वज़ीर आला की। अब हेल्थ सेक्टर जो इमरान की एक साबिक बीट थी, हेल्थ सेक्टर में उन्होंने क्या किया, मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। अगर अभी टाइम है तो ब्रेक से पहले सुना देता हूँ, नहीं तो ब्रेक के बाद सुना देता हूँ। ले जी, हम एक विजिट पे गए कोट लखपत जेल में, ठीक है। विजिट था अच्छा, एक बड़ा इकदाम था कैदियों के लिए। वहाँ पे हमने एक मिनिस्टर को देखा डॉक्टर यास्मीन जो पाबंदे सलासल बता दिया ना, और उनको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा था ना, वो मेरे लिए हैरान कुन था। अच्छा, मेरे लिए हैरान कुन प्रोटोकॉल था। वो जेल के जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उनमें आराम से चल फिर रही थी, घूम रही थी। उनका सामान घर से आ रहा था, सामान घर से आया है। तो यूनिफॉर्म जेल के जो मुलाजिम थे उन्होंने उनका सामान उठाया, ठीक है, उनको पीछे स्कॉट किया है और उसके बाद उनको बैरक तक बाइज्जत तरीके से लेके गए। ना उन्होंने कपड़े चेंज, कोई ऐसे लग रहा था कि कैदियों वाले कपड़े हैं, ना कोई कैदियों वाला सलूक था। 2 ऑफिशियल उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे, उनका सामान उठाने के लिए भी लोग मौजूद थे और उनको इजाज़त थी गेट तक उनका सामान आए। लेकिन वही हफ्ते का दिन था, दूसरी तरफ जब चीफ मिनिस्टर कैदियों से मुलाकात कर रहे थे तो वो एक खुडे लाइन लगे हुए एक पतली सी बैरक के अंदर अपने लिए अजीज़ो अकारब से मिल रहे थे, जहाँ सांस भी नहीं आ रहा था। अब अंदाजा करें ठीक है। कैसा डिफरेंस अब है। अगर ये लोग बाहर आके कहें, मैं अल्लाह को हसन नज़र जान के बात करूँ, अगर ये लोग बाहर आके कहें कि हमारे साथ जेलों में बड़ा बुरा सलूक हुआ है, तो यकीन करें मुझे तो गशी के दौरे पड़ेंगे। सही कह रहे हैं, बाकियों को अपनी मुझे तो आंखों से पता देखी नहीं हुई है। चीज को तो ठीक नहीं है। ना आप गलत कह और उसी लम्हे हमें अल्लाह ताला ने ये भी इत्तफाक दिया कि हमने आम कैदियों के साथ जो उनकी मुलाकातियों का सलूक हो रहा है, हमने वो भी देखा। ठीक है। और हमने ये भी देखा, अब अगर ये उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, बतौर जर्नलिस्ट मैं यकीन कभी तो सर जी किसकी कमजोरी है ये? किसकी कमजोरी है? यहाँ- सिस्टम की कमजोरी मैंने है ना, सिर्फ- सिस्टम मैंने- की कमजोरी। मैंने इतनी तमहीद इसलिए हमारा बांधी सिस्टम है ही ऐसा, मैंने इमरान तमहीद जिसको इसलिए कोई भी बांधी आज है- तक नहीं बदल पाया। मैंने इसलिए तमहीद बांधी है कि इस सिस्टम के साथ जिसने भी ज्यादती जुल्म किया है ना, हाँ, उसके बाद उनके साथ जेलों में जो बाकी जगहों में जो प्रोटोकॉल हुए हैं वो आप देखें भाई। अब यही चीज बेकार है। अगर किसी एक बंदे को भी, चाहे वो अदलिया है वहां से उसको सजा मिले मेरिट पे, चाहे वो कोई भी इदारा है वहां से उसको मेरिट पर सजा मिले, जब तक सजा नहीं मिलेगी ना ये सिस्टम ठीक नहीं सजा जजा का अमल जो है वो बेहतर कर दें। किसी को पता हो कि हम ये करेंगे तो हमें ये सजा मिलनी है। यहाँ पे तो जी कानूनी जंगल का है, तो पीछे रह ही क्या बात यही प्रॉब्लम है। खैर, अब जिसका जो दिल करेगा। लेकिन मैं ये हेडलाइन देख के परेशान होगी कि जान बचाने वाली अद्वियात। सो अगर किसी की इनके नाम है ना, इनके नाम ले, इनके नाम आप ले ले, मैं ले लेता हूँ। इनमें मिर्गी की है जी, शुगर की है, ठीक है, इसके बाद फेफड़ों की है, कोलेस्ट्रॉल की है। मतलब ये आम सी बीमारी, लेकिन ये जानलेवा है। दवाई नहीं खाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी, और इनकी मेडिसिन बहुत सस्ती होती है, बहुत सस्ती होती है। फूड अथॉरिटी ने ना आगाही स्टार्ट की है आजकल ना कि आप ये खाएं तो आपकी ये चीज़ें कमी पूरी होंगी। और हमारे ऑफिस में भी उन्होंने आगाही एक कैंपेन की है कि जी आप दूध पिएं, फल खाएं, गोश्त खाएं। अब मैं वो देख रहा था ना जो बीमारियां लिखी, तो मुझे अपने अंदर महसूस हो रही कि यार मुझे नींद की कमी से हाफजा भी कमजोर हो रहा है, अपना फल ना खाने से बाकी मल्टीपल इश्यूज हो रहे हैं। फूड अथॉरिटी हमें मजीद हमें तो टेंशन में दे रही है। हाँ, वो आपको अंदाजा हो रहा है ना कि क्या क्या चीजें आप मिस करा रहे हैं हमारे अंदर, और ये नजर भी आ रही है हमारे अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर जी, हमने अगली खबर की तरफ भी जाना है। सिर्फ इस खबर को वाइंड अप करते हुए ये कहेंगे कि जो इससे मुतल्लिका लोग हैं वो ये सोच लें कि जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ आप लोगों ने भी जाना ही जाना है। सो जान किसी की भी जो है वो बहुत ज़रूरी है बचाना। और यहाँ पर अगर माफिया है तो उस माफिया को ये जान लेना चाहिए कि अगले जहान उन्होंने भी जाना है। बस यहाँ पे मैं खबर को वाइंड अप करूँगी। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब सियासी मंजरनामे से खबर ये है जो शायद हलचल मचने जा रही है। नहीं, अब हमारे रिपोर्टर तजिया पेश करेंगे कि हलचल रहेगी या हालात पुरसुकून रहेंगे, होने क्या वाला है। क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की बाज़गश्त एक बार फिर से सुन रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर अनाउंस किया गया है जी 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुँचेंगे। वतन वापस पहुँचेंगे या नहीं, और आना भी उन्होंने शहर लाहौर में है। इनकी वापसी के हवाले से खबर जो है वो जो राव दिलशाह साहब ने दी है, ये किसी बेस पे दी होगी।
अब आप ये देखें ना कि इसमें साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को जब उनकी वापसी होगी तो बेहतरीन सा इस्तकबाल जो है वो किया जाएगा, रैलियां निकाली जाएंगी, बिल्कुल प्रॉपर ऐसा इस्तकबाल किया जाएगा जो माजी से बड़ा होगा। ये बात तो सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब भी कभी बाहर निकलते थे, बट एवर वो रैली के लिए निकले, जलसे के लिए निकले और या किसी कैंपेन के लिए निकले तो जो इनके सपोर्टर हैं वो बड़े पुरजोश होते थे इनको देखने के लिए। हालांकि वो चीज़ इनके बाकी लीडरों में नहीं है। वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि वो अभी यहाँ नहीं है ना, क्योंकि वो अभी यहाँ नहीं है। जब वो वापस आएंगे फिर हम कहेंगे कि भाई ठीक है। अच्छा नोट अब बात इस तरह है कि एक अरसे से वो मुल्क से बाहर है और मुख्तलिफ बातें जो हैं वो होती थी कि वो तो इलाज के लिए वहाँ पर गए थे, वापस नहीं आ रहे और शायद कई बार उनकी वापसी का प्लान जो है वो बना, लेकिन हालात जो हैं वो वैसे नहीं थे। अब चूँकि आम इंतखाबात जो हैं वो होने हैं जिसकी तारीख का अभी ऐलान जो है वो नहीं हुआ, तो अब नो डाउट जो साहब का सियासी दौर रहा है, फ़िलहाल तो जो साहब का हुकूमत थी वो तो अपने मुकदमात जो है वो भुगत रही है और जो उन्होंने 2 नंबरियाँ की हैं वो तो उनको भुगतनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो जब इनको मिलेगी तो फिर देखा ये जाएगा कि क्या सूरत हाल जो है वो बनती है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर थे वो तो ऑलरेडी चार्ज एक अरसे से हैं ही, लेकिन नो डाउट जब उनके लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं जब पाकिस्तान आएंगे तो फिर यकीन जाने वाकई हालात जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ नायाब वैसा इस्तकबाल होगा, अवाम वैसे बाहर निकलेगी क्योंकि अवाम की अब तरजीहात और हैं, अवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ मुझे ये बताएं वो इलेक्शन से पहले माहौल बना सकेंगे नवाज शरीफ साहब? देखिए चाहे नवाज शरीफ साहब आएँ, बिलावल भुट्टो साहब आएँ या अलीम खान साहब आएँ या जहांगीर तरीन साहब आएँ या माजी की जो कुछ गलतियाँ करने वाले हमारे मासूम लीडर्स हैं वो वापस मासूम ना के माजरत के साथ। अच्छा चले मैंने उनको थोड़ा मार्जिन दे दिया क्योंकि जो पाबंदी सलासल होता है ना उसको थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। लोगों की इस पर तरजीहात ये है कि उनको रोटी कपड़ा और मकान, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, उनको आटा आलू चने चीनी मामूली तेल इन चीज़ों के पीछे और अद्वियात के पीछे भी मुझे लगा दुर्ने आप कहने लगे कि ऑटो पर लगे हुए हैं। अच्छा यही कह लें आप रोजाना का यही लोगों के तो बेचारे ना उनकी तरजीहात तो ये हैं, उनको तो उस हवाले से कोई ठोस इकदाम चाहिए। उनको अब ये सियासी मेरे ख्याल बहुत दिलचस्पी नहीं रही, जो मैं ऑनेस्टली बात है जो बात है मैं कि हम ये नहीं कह सकते कि बाहर सूरज निकला हो तो मैं कहूँ कि बाहर बादल हैं और बड़ी खूबसूरत बारिश होने वाली है, वो अब लोगों का मार्क है। भाई बात ये है कि ये सियासी मंजरनामे में तो शायद बहुत तब्दीली आए, लेकिन लोगों के हालात में क्या तब्दीली आ सकेगी? फिर ये बात जो हमेशा की जाती है, लोग जो है गलत तवक्को रखते हैं, हम सहाफ़ी लोग भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन निगरान हुकूमतें जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड देंगी। भाई वो कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकती है? उनका काम ही नहीं है। और बारहा निगरान हुकूमतों की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से भी ये कहा गया है कि हमारा काम जब भी डेट होगी इलेक्शन कराना, लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या मुझे बताएं, ये 9 मई में जो आप लोगों ने बेवकूफ़ियाँ की, मुल्क दुश्मन हरकतें की, क्या ये निगरान हुकूमतों ने कहा था कि आप करें? बिल्कुल। ये जो आपने जज्बात का इजहार जो है उल्टे तरीके से कर दिया, नुकसान किया, अपना भी मुल्की वकार और कौम को भी जज्बात को मजबूर किया, ये क्या इन हुकूमतों ने कहा था कि आप ये करें? तो अब बात ये है, एक साइड तो एक टीम की तो पोजीशन नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने का बहुत बड़ा एक मामला है, बहुत अरसे से चल रहा था जी आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, 15 सितंबर को आ रहे हैं, 15 सितंबर के बाद आ रहे हैं। लेकिन हम हमेशा ये कहा करते थे, आपसे पहले भी डिस्कशन से, कि वो 15 सितंबर के बाद ही आएंगे, जब भी आएंगे। और अब रही बात कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि वो आएंगे। ठीक है। और कल उनके जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, साबिक वज़ीर आला हमज़ा का भी अचानक रात को वापस आना इस चीज़ की एक मुँह बोलता सबूत है, क्योंकि लाहौर में ना जैसी भी तंजीम साजी है, जितनी भी बड़ी है, थोड़ी है, चंद लोग हैं, करोड़ों हैं, वो हमज़ा शहबाज के इर्द गिर्द घूमती है। उसके बाद फिर उनके सेकंड ईयर में ख्वाजा इमरान ज़ीक साहब और बाकी लोग मौजूद हैं। नेशनल लेवल पे मरियम साहिबा खुद देख रही हैं। तो ये चीज़ें मिल मिला के अब एक पॉलिटिक्स और भी है। नेशनल लेवल की मुस्लिम लीग नून के अंदर जमात की जो पॉलिटिक्स है और जो पंजाब और लाहौर की सतह पे पॉलिटिक्स है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब एक ये कंपटीशन होने जा रहा है, जो अब आप असल में तज़िया चाह रही थी ना, जो मेरा ज़ाती राय है, अब एक कंपटीशन होने जा रहा है
कि तैयारियों के हवाले से, रैलियों के हवाले से, इस्तकबाल के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब की लीडरशिप ज़्यादा मकबूल होती है कि नेशनल लेवल की जो मरियम साहिबा अपना वो एक लोगों को चार्ज करती हैं, क्योंकि उनकी ज़ाहिरी बात है दो तरह की बातें हैं ना, उनके तो वालिद साहब भी हैं जी, वो तो ये कहती हैं जी कि नवाज शरीफ साहब के साथ जुल्म हुआ, उनकी हुकूमत अच्छा चलता फिरता पाकिस्तान जो है वो अपाहिज बना दिया गया, उनके तो अपने भी कथारसिस बहुत ज़्यादा इस हवाले से है। और जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है जो कि एक अरसे से हमें पंजाब में, लाहौर में खामोश दिखाई दे रही है, अब उनका वक्त है कि वो आएँ और आके साबित करें कि हम उस वक्त तो खामोश थे, लेकिन अब जब इलेक्शन की बात हो रही है तो अब हम जिंदा हो गए हैं। और जितने बड़े बड़े लीडर डिमांड करते थे, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, आपके इसहाक डार साहब की जी नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, भाई अब तो वो आ रहे हैं, अब आपकी बात तो आना चाहिए। अब आके उन्होंने किस तरह से अपना वो सारा गेन करना है जो पिछले 5 सालों में उन्होंने खोया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दुर्रे ने आपकी ये जो बात है ना, मैं सॉरी दुर्रे को इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करूँगा यहाँ से। जो मैं बात करना चाहता था कि 21 अक्टूबर को तो वो आ जाएंगे, ठीक है, अब आने के बाद उनका लाएअमल क्या होगा वो देखना होगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब बाहर बैठे हुए थे, ये बातें जुबान ज़द-ए-आम है कि वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के कई ऐसे इकदाम थे जिससे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नालार रहे हैं, ये जुबान ज़द-ए-आम है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने बरमला इज़हार किया है मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में और मुख्तलिफ सेमिनार में उन्होंने बताया है, ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अब मामला यही है कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आएंगे, वो मौजूदा हालात में, मौजूदा सिनेरियो में उनकी क्या हिकमत अमली होगी वो देखना होगा। आया कि वो पीडीएम को साथ लेकर चलेंगे या नहीं, क्योंकि स्टार्ट में भी वो पीडीएम के हक में नहीं थे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को तब भी कहा था कि आप पीडीएम से दूर रहें, आप अपनी सियासत करें। क्यों? ये तो सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी अपनी वर्थ है, बड़ी जमात है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी जमात है, और सबसे ज्यादा होल्ड भी हुक्मरानी भी उसी ने की है। तो वो ये कह रहे थे कि हम किसी के पीछे क्यों चलें, हम आगे चलेंगे, हम लीड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तब नहीं माना। लेकिन अब जो है वो जब आएंगे और 21 अक्टूबर के बाद जो कहा यह जा रहा है, फिर देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब की हिकमत अमली जो है वो क्या होती है। आया कि इस वक्त जो मुल्क को बहरान दरपेश है उससे ये निकाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। ये मेरी राय है कि एज ए पीएम शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये बुरी तरह नाकाम हुए, बुरी तरह। सीएम के तौर पे तो वो बेहतरीन लीडर साबित हुए हैं, ये सब ने देखा है कि सूबा तो वो अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन मुल्क चलाने की अहलियत इनमें नहीं है। नो डाउट ये नवाज शरीफ साहब का ही काम था जिस तरह वो मुल्क को चलाते थे। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल, अब नहीं, अब यही देखना है। तो मुझे लगता है कोई, आपने इमरान खान को भी देख लिया, बाकियों को भी आपने देख लिया। अब जो हालात है देखना ये होगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो किसी प्लानिंग के साथ ही आएंगे कि भाई हमने इस मुल्क को बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाना है। क्या जो बाहर हमारे दोस्त बैठे हैं जो हमसे नाराज हैं, क्या वो दोबारा पाकिस्तान का साथ देंगे, एतमाद करेंगे पाकिस्तान? मुझे तो लगता है मेरे पास लास्ट मिनट है दुर्रे ना, आप कोई चिराग ही आएगा अलादीन का। नहीं, उम्मीद की जा सकती है। मैं अगर सियासत से हट के बात करूँ, गैर जानबदारों वाली बात करूँ, तो नवाज शरीफ साहब को अपना खोया हुआ वकार और पहले तो वो बहाल करना है, ठीक है। जो उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई मुस्लिम लीग नून जो कहती है, और डेफिनेटली कुछ तो हुआ है, तो उनको पहले सबसे पहले वो गेन करना है। उसके बाद जितने उनके पॉलिटिशियंस इंटरनेशनल लेवल लीडर्स के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं, आपको देखें, हमारे एक माजी के प्राइम मिनिस्टर का मोदी से जाके मिलना और मोदी साहब का एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के घर आना, बिल्कुल इस सिनेरियो में फ़र्क है। तो वो चीज़ें गेन करेंगे, उनके ताल्लुकात तो हैं और उम्मीद की जाती है वो ताल्लुकात। अब ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आते हैं। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने आपको बताना है जी मौसम की सूरत हाल। सो मौसम कुछ तब्दील हो रहा है, प्रॉपर तब्दील कब होगा, कब हमें लगेगा कि जी अब मौसम में वो तब्दीली आ रही है जो खुशनुमा सी है, वो भी जान लेते हैं। और इसके साथ साथ 24 घंटे मौसम कैसा रहने वाला है हमें कोमल बताएंगी, लेकिन उससे पहले टुडेज वेदर देखते हैं। अच्छा जी, कोमल की तरफ चलेंगे जी। कोमल बताइए आज मौसम कैसा रहने वाला है, और मौसम में जो वाज़े तब्दीली की मैंने बात की वो कब देखने में आएगी?
जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम झुमकातू है। सितंबर के मिड में भी गर्मी ने शहर लाहौर का पीछा नहीं छोड़ा। शहर लाहौर के बाद से गर्मी से सताए हुए नजर आ रहे हैं और जो है वो बारिश के इंतजार में बैठे हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुताल्लिक कोई पेशगोई नहीं की जा रही, यानी कि लाहौर के वासियों को जो है वो आज गर्मी का सामना इसी तरीके से करना पड़ेगा। लाहौर में दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। सुबह औकात में जो है वो वर्जिश के बेशुमार फ़ायदे हैं। जब मौसम गर्म हो तो शहर लाहौर के वासियों के लिए जो है वो बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी शहरियों को हिदायत की जा रही है कि एहतियात करें और मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। वहीं अगर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से हम बात करते हैं तो AQI की मजमूई शरह जो है वो आज 154 रिकॉर्ड की गई है। जी बहुत शुक्रिया कोमल ने हमें मौसम के बारे में बताया। बारिशों की भी प्रेडिक्शन है आने वाले कुछ दिनों में, तो बारिशों के बाद हो सकता है कि वो जो हम मौसम कह रहे हैं कि अच्छा वाला तब्दील होगा वो होगा जी, लेकिन अभी 1 महीना मेरे ख्याल से लगेगा। वो जो गर्मी से जान छूटनी है वो 1 महीने में होगा। अच्छा जी, अब आ जाए जी जिनके आज बर्थडे है। आपका फेवरेट सेगमेंट है और मुझे पता है कि आप प्रोग्राम के स्टार्ट से ही इसका इंतज़ार करने लग जाते हैं कि कब हमारी सालगिरह हमें विश की जाएगी। और अभी हमने आगे बढ़ना है और आपको बताना है जी सब्जियों की कीमतें क्या होंगी। सेगमेंट है हमारा आज के भाव। सो ओपन मार्केट आपके घर के पास जो करीबी मार्केट होती है, बाज़ार होते हैं, जो भी इलाके के बाज़ार होते हैं, वहाँ के रेट हम आपको डिफरेंट मार्केट्स के बताते रहते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कहाँ पर किस कीमत पे मिल रही है। मकसद एक ये भी होता है कि हुकाम को पता चल जाए, इंतज़ामिया को पता चल जाए किस मार्केट में कहाँ पर किस कीमत पर सब्ज़ी मिल रही है, ताकि वो जाके चेक करने की भी कोशिश कर लें। सो रुमेल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो बताएंगे जी आज की रेट लिस्ट क्या है। ओवर टू यू रुमेल। सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज मुतादिद सब्जियों की कीमतों में 20 रुपये तक का इजाफा देखने में आया है, जबकि शहर भर में ग्राम फरोशी भी अरूज पर है और जायद नुर्खों में सब्जियों की फ़रोख्त का सिलसिला भी जारी है। जबकि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो सरकारी नुर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हर बाज़ार ऐसा लग रहा है कि सरकारी नुर्खनामे पर अमल दरामद करवाना ज़िला इंतज़ामिया की तरजीहात में ही शामिल नहीं है। कीमतों की अगर बात करें तो आलू दर्जा अव्वल का आज सरकारी नुर्ख जो है वो 3 रुपये इजाफे के बाद 78 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि दर्जा अव्वल आलू शहर भर में 120 रुपये तक किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि दर्जा दोम आलू का जो सरकारी नुर्ख है वो 5 रुपये इजाफे के बाद 70 रुपये किलो मुकर्रर है और ये 80 रुपये से 100 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह प्याज की अगर बात करें तो दर्जा अव्वल प्याज का जो आज सरकारी नुर्ख है वो 83 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि दर्जा अव्वल प्याज शहर भर में 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि दर्जा दोम प्याज का सरकारी नुर्ख 75 रुपये है और ये भी 80 से 100 रुपये के किलो के दरमियान जो है वो बेचा जा रहा है। टमाटर की बात की जाए तो टमाटर का जो सरकारी नुर्ख है वो आज 95 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि ये 120 रुपये में बेचा जा रहा है। इसी तरह जो दर्जा दोम टमाटर है उसका जो सरकारी नुर्ख है वो 80 रुपये है और ये भी 100 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियों की बात करें तो लहसन सरकारी जो है वो 260 की बजाय 300 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसन हरनाई जो है वो 445 रुपये की बजाय 500 रुपये और अदरक थाईलैंड जो है वो 1000 रुपये उसका सरकारी नुर्ख मुकर्रर है और ये 1200 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अदरक इंडोनेशिया का सरकारी नुर्ख 930 रुपये है और ये भी 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियों की अगर बात करें तो घिया कद्दू की जो फ़ी किलो कीमत है उसमें 20 रुपये का इजाफा हुआ है। सरकारी नुर्ख जो है वो इसका 110 रुपये है और ये 140 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। बैंगन सरकारी नुर्ख 80 की बजाय 100 रुपये, बंद गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद इसका जो सरकारी नुर्ख है वो 140 रुपये है और ये फ़रोख्त की जा रही है 160 रुपये में। शिमला मिर्च जो है वो 200 रुपये की बजाय 220 रुपये, भिंडी 110 की बजाय 140 रुपये, अरबी जो है वो 140 की बजाय 160, सब्ज़ मिर्च जो है वो 70 रुपये की बजाय 100 रुपये और इसी तरह दीगर तमाम जो सब्जियां हैं वो मुकर्रर करदा सरकारी नुर्ख से ज़ायद में फ़रोख्त की जा रही हैं, जिस पर जो शहरी सब्ज़ी खरीदने आए हैं उनका कहना है कि एक तरफ सब्जियों की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा और ज़ायद नुर्खों में फ़रोख्त ने जो है वो हमें परेशान कर रखा है और 2 वक्त की जो रोटी खाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं अल्लाह हुकाम से कि फौरी तौर पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो फ़ाल की जाएँ और शहर भर में सरकारी नुर्खनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बताई। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के सिस्टम में जी बहुत ही स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं और आपको बहुत ज़बरदस्त टिप्स देने वाले हैं ताकि आप किसी बड़े भी मसले से बच सकें। अच्छा जी, रूटीन में वो चीज़ें जो कि हम कोताहियाँ कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं या मिस कर देते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे।
दांत बहुत बड़ी नेमत है। दांतों का इलाज लोग शिकायत भी करते हैं कि महंगा तरीन इलाज है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर दें तो ऐसा मसला ही नहीं होगा कि हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जाना भी ज़रूर चाहिए एक टाइम स्पेसिफिक। हम ज़रूर डॉक्टर साहब से ये भी जानेंगे कि कितनी देर बाद आपको मुआयना कराना चाहिए, चाहे आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब तक हमें उसमें दर्द ना हो या कुछ ख़राबी महसूस ना हो तब तक तो हम डॉक्टर के पास जाना गवारा ही नहीं करते हैं। लेकिन आपको टाइम टू टाइम ज़रूर चेकअप इन चीज़ों का कराना चाहिए। बुनियादी तौर पर आपको दांतों की हिफाजत कैसे करनी है, छोटे छोटे मसाइल जिनमें ठंडा गर्म दांतों में लगना, दांतों में कीड़ा लग जाना, बच्चों के दांत टेढ़े आना, और इसके साथ साथ डबल जो कुछ लोगों का दांत आ जाता है वो, और इसके साथ साथ जी बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं दांतों के पीलेपन से, मुंह से बदबू आना, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं हमने डिस्कस करने हैं। हमारे साथ डॉक्टर इमरान मौजूद है, डेंटिस्ट हैं, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये सबसे पहले बता दें, मसाइल पे तो हम बाद में आएंगे, वो चीज़ जो हम सबको करनी है, अपने दांतों की हिफाजत कैसे करनी है? सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो है रात का ब्रश करना, क्योंकि रात को ब्रश नहीं करेंगे तो जो बचे कुछ ज़रात रह जाते हैं वो हमारे मुंह के थूक के बैक्टीरिया के साथ मिलके हमारे दांतों और मसूड़ों को गलाने का बायस बनते हैं। अच्छा। तो जो लोग सुबह उठ के ब्रश करने को ज़रूरी समझते हैं, उनका ब्रश करना या ब्रश ना करना तकरीबन एक जैसी बात है, क्योंकि सुबह उठने तक तो गड़बड़ हो चुकी होती है। तो रात को सोने से पहले ब्रश करना, और जब भी कोई मीठी चीज़ खाएं उसके बाद ब्रश करना चाहिए। ठीक है। मीठी चीज़ मतलब आपके जो भी कुछ खा रहे हैं, बच्चे अगर चॉकलेट्स वगैरह खा रहे हैं, घर में अगर कुछ मीठा बना है वो खा रहे हैं। अब कुछ लोग तो सर मीठे के बहुत ही आदी होते हैं, शौकीन होते हैं, क्रेविंग की हद तक, तो क्या उन्हें बार बार ब्रश करना है? उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? इसलिए कि जो चीज़ें दांतों पे मीठी चीज़ें चिपकी रह जाए ना, जो स्टिकी स्वीट्स हैं उनको साफ़ कर लेना ज़रूरी है। बाकी आपको पता है कि हर चीज़ अगर हम एक हद से ज़्यादा करेंगे तो नुकसानदेह, अगर मीठे की क्रेविंग ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। बुनियादी चीज़ ये है कि हमने दांतों की ब्रश की टाइमिंग्स जो है वो बहुत मैटर करती है, जो आपने बताया कि उसका हमने ध्यान रखना है रात को सोने से पहले। सोने से पहले मतलब ये है कि जब आपने खाना पीना समझ लिया कि एंड हो गया, क्योंकि हम लेट नाइट भी बहुत सारे लोग जो है ब्रश करके लेट गए और उसके बाद जी आपको याद आता है कि अब तो आपको भूख लग रही है। नहीं जी, एंड वाला टाइम जो आपको पता है कि जी अब आपने कुछ नहीं खाना, उस टाइम पे आपका ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके दांतों की हिफाजत के लिए। डॉक्टर साहब आ जाएँ अब, नॉर्मली जो मसाइल लोगों को फेस करने पड़ते हैं वो ये हैं कि ठंडा गर्म लगना आम सी चीज़ है, और इसके साथ साथ मसूड़ों में दर्द रहना, मसूड़ों का फूल जाना, ये लोगों को आम मसाइल हैं जिनका सामना रहता है। इन पे काबू कैसे पाया जा सकता है, और इसमें हमारी टूथपेस्ट और ब्रश का रोल क्या होता है? बिल्कुल जी, ब्रश पे पहले आते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे पास आते हैं क्लिनिक पे, हम तो हर खाने के बाद करते हैं, बल्कि हम इवन के कुछ भी खाएं तो ब्रश करते हैं। मसला ये कि ब्रश करने का तरीका बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका ब्रश करने का तरीका ही गलत है, सही नहीं है, तो आप चाहे 10 दफ़ा ब्रश कर लें, वो करना और ब्रश ना करना फिर एक जैसी बात हो जाएगी। दांत है लंबाई के रूप, हम लोग यूँ करने के आदी हैं हॉरिजॉन्टली। इससे तो जो दो दांतों के बीच में स्पेस है वहाँ पे खुराक के पार्टिकल्स या जो प्लाक बन चुकी है वो तो और इकट्ठी हो जाएगी। दांतों को ऊपर से नीचे और दायरों की शक्ल में साफ करना चाहिए। एक ब्रश की बात की कि ठंडा गर्म लगता है, ठंडा गर्म लगने की वजह ये, कुछ लोग जब उनके दांतों में कैविटी बन जाती है तब डॉक्टर के पास आते हैं। कैविटी हमेशा सेंसिटिव होती है दांतों के लिए। अच्छा, मज़े की बात बताऊं कि बहुत ज़्यादा ब्रश करना और बहुत ज़ोर से जो आमतौर पर स्मोकर्स करते हैं वो भी नुकसानदेह, उससे भी ठंडा गर्म लगता है, क्योंकि जो ब्रश के ब्रिस्टल्स हैं वो दांतों की पहली लेयर एनामल को, अगर आप सख्ती से ब्रश करेंगे एनामल को रब ऑफ कर देंगे, डैमेज करेंगे, नीचे से डेंटिन होगी, डेंटिन दांतों के लिए सेंसिटिव है। उसके अलावा आपने बताया, पूछा कि बच्चों में टेढ़ापन दांतों में क्या आता है। उसकी वजह है कि हमसे जो पहली नस्लें थी वो दांतों को यूज़ करने की आती थी, गन्ने, सिट्टे, मकई खाना। हमें जूसों के अपने आदि। हमारे बच्चों को जब एक डेवलपमेंटल स्टिमुलस ही नहीं मिलेगा, जब बड़े छोटे रहेंगे, दांत पूरे आएंगे, वो फिर आगे पीछे आएंगे। सही। दूसरे दांतों के टेढ़े होने की और बड़ी वजह ये है उनको फीडर का इस्तेमाल कराना, पेसिफायर का इस्तेमाल करना। कुछ बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं, थंब सक करते हैं, उनके दांत जब वो बड़े होते हैं 6 साल के बाद तो टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, ये वजूहात हैं जी दांतों के टेढ़ेपन की। अच्छा जी, ब्रश अगर लेट्स सपोज मैं लेने जा रही हूँ तो डॉक्टर साहब मुझे किस चीज़ का ख्याल रखना है, मेरा ब्रश कैसा होना चाहिए? मार्केट में तो आपके पास एक ह्यूज रेंज मौजूद होती है ना, ब्रश भी और टूथपेस्ट भी अगर आपने लेनी है तो वो किस किस्म की होनी चाहिए? हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब हमें ये चीज़ बताएंगे कि आपके ब्रश और पेस्ट में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं।
WHO की रिकमेंडेशन है कि हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट के पास जाएं। उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि अगर कोई मसला शुरू में ही पकड़ा जाएगा तो वो आपके लिए कराना आसान होगा, तकलीफ भी कम होगी, आपके पैसे भी कम खर्च होंगे। सेकंड ये कि डेंटिस्ट आपको बताएगा कि आपको किस किस्म का ब्रश चाहिए, ठीक है, मीडियम चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, हार्ड चाहिए। सॉफ्ट हम देते हैं उन लोगों को जिनको स्कर्वी होती है या जिनको ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स की शिकायत होती है, मतलब थोड़ा सा खून आने की शिकायत होती है, उनको आमतौर पर हम सॉफ्ट ब्रश देते हैं। उनकी टेक्निक भी ब्रश करने की अलग है। आम रूटीन में तो ज़्यादातर मीडियम या रेगुलर ब्रश इस्तेमाल होता है और किसी भी अच्छे ब्रांड का वो आपको डेंटिस्ट बता सकता है। सही। बार बार दांतों से खून आना अलार्मिंग है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। इट्स वेरी अलार्मिंग। ठीक, ये इससे हो सकता है कि कार्डिक इश्यूज़ हो जाए, इससे हो सकता है कि आपके गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाएं, इससे हो सकता है कि आपके जोड़ों के कुछ मसाइल हो जाएं। अच्छा, अब ये चीज़ तो हमें पता नहीं कि अच्छा दांतों से खून आने में जोड़ों के मसाइल भी हो जाते हैं। सो आप अगर किसी को ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, फेस करनी पड़े, तो उसको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है और अपने दांतों का मुआयना कराना है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, चाय पीने वाले लोग, कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले लोग दांतों के पीलेपन से परेशान होते हैं, इवन स्मोकर्स भी, क्या करना है उनको? दांतों का पीलापन, अगर आप ये चाय, कॉफ़ी और स्मोकर्स के, उनके लिए कि हर 1-2 कप के बाद एक पानी से एक ज़ोरदार कुली कर लें, जिसको हम फ्लशिंग एक हम रेंस कहते हैं, वो कर लें। और रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें। ब्रश करने का तरीका सही रखें। अब पिलाहट 2 तरह की होती है। एक होती है जो दांत के ऊपर ही ऊपर जमी होती है, उसको हम स्केलिंग और पॉलिशिंग से हम दूर कर देते हैं। एक पिलाहट होती है जो कि अंदरूनी तौर पे जज्ब हो चुकी होती है दांत के अंदर, उसको हम टीथ वाइटनिंग या टीथिंग, जो टीथ ब्लीचिंग के थ्रू हम उसको दूर करते हैं। अगर उससे भी ना हो, फिर हम उन दांतों पे वेनियर कर देते हैं, एक कवर से चढ़ा देते हैं। जो दांत ज़्यादा पीले होते हैं वो किसी भी टेक्निक से सही ना हो रहे हो तो सही सही। तो आपको कितनी देर बाद स्केलिंग वगैरह अगर कोई करा, रिकमेंडेड टाइम क्या आप बताते हैं कि इतनी देर बाद आपको आ जाना चाहिए? रिकमेंडेशन तो साल में 2 बार हैं, लेकिन साल में 1 दफ़ा भी करा ली जाए और उसको सही ब्रशिंग टेक्निक के साथ मेंटेन रखें तो ये काफ़ी है, साल में 1 बार भी काफ़ी है। सही। दांतों में जो कीड़ा लगता है उसकी बुनियादी वजह क्या होती है और उसका इलाज क्या है? दांतों में कीड़ा लगने की बुनियादी वजह अगेन वही कि या तो सही वक्त पे ब्रश ना करना, या सही तरीके से ब्रश ना करना, या दांतों में फ्लॉस ना करना। बच्चों में ज़्यादा हो जाता है डॉक्टर साहब ये? इसलिए कि वो उनको आप रोक नहीं सकते ना, एक तो उनके दांत स्ट्रक्चरली वीक होते हैं, प्लस उनको बार बार ब्रश करना कह नहीं सकते, और वो आप सोच चुके होते हैं, वो बाद में सोचते हैं पता नहीं ब्रश करते हैं नहीं करते। सही। अच्छा, बच्चों के लिए मुझे बता दें कौन सा टाइम रिकमेंडेड है कि इस एज से बच्चे को ब्रश कराने की आदत डाल देनी चाहिए? कम से कम 1.5 से 2 साल की उम्र में करवा देनी चाहिए शुरू। उससे पहले भी चूँकि मुंह में दांत तो 6ठे महीने के बाद आने शुरू हो जाते हैं, तो एटलीस्ट उनको कुल्ली ज़रूर करवाएं। जब देखें कि उनके मोलर्स भी आ गए जिन दांतों से खाना चबाते हैं, तो उनको 1.5-2 साल की एज से ब्रश करना शुरू करा देना चाहिए। सही। सो बच्चों के लिए ये जो है टाइम डॉक्टर साहब ने बताया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दें, असल में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं दाढ़ की दर्द से, वो क्या उसकी रीज़न होती है? कौन सी चीज़ें हम मिस कर देते हैं और एंड वाली स्टेज जब हमारा मुंह जो स्वेलिंग की तरफ आ जाता है तो हम डॉक्टर पे भागते हैं? अगेन इसकी वजह यह है कि चूँकि हमारे पास हर काम का वक्त है, ब्रश करने का वक्त नहीं है। जब ब्रश करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं, वो पिछली दाढ़ों तक ब्रश पहुंचता ही नहीं है, जहाँ पे खुराक के ज़रिए फंसे हुए रह जाते हैं। वही खुराक के फंसे हुए ज़रात, ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स, नशास्ता, चावल या रोटी, जब उसके ज़रात फंसे हुए रह जाते हैं और ब्रश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जल्दी में, और वो पड़े सबसे बड़ा जो दुश्मन है दांतों का वो कार्बोहाइड्रेट है। हमारी ग़िज़ा के लिए ज़रूरी भी हैं, लेकिन इनकी बाद में सफाई भी ज़रूरी है। और अगर दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उसमें ब्रश करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ भी कीड़ा लगता है। तो ये आमतौर पर अमूमी वजूहात ही हैं। अमूमी वजूहात ही हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमने मज़ीद भी चीज़ें पूछनी है, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं हम। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं दांतों का इलाज कराते, और जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती तकलीफ तब जाते हैं डॉक्टर के पास। ये इलाज महंगा बहुत है, और ये महंगा होने की वजह से ही वो नीम हकीम के पास भी चले जाते हैं, जबकि दांतों का इलाज बहुत सेंसिटिव भी है, क्योंकि आपके जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने हैं बराह रास्त आपके मुँह के अंदर जाने हैं। सो इस पर तो हम रिस्क ले भी नहीं सकते हैं, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली इसका डेंटिस्ट्री में सारा जो मटेरियल है, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी इसकी जो है वो इम्पोर्ट होता है, और वो इम्पोर्टेड चूँकि चीज़ हमेशा महंगी होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कम से कम सब्सिडाइज रेट में लगाएं, या हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप हमें बाई पार्ट्स पे कर दें। वैसे अब गवर्नमेंट लेवल पे भी हॉस्पिटल्स में दांतों का काम अच्छा हो रहा है, तो वहाँ भी जाने में कोई हर्ज नहीं। बस ये ख्याल रखें, जैसा कि अभी आपने कहा कि इंस्ट्रूमेंट की स्टरलाइजेशन
आप पेशेंट्स को चाहिए कि जब भी किसी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में जाएं तो उनसे पूछें कि इनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव नाम की मशीन उनके पास है। अगर वो है तो वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं, अगर ऑटोक्लेव नहीं है तो वहाँ से उठाइए। सही। अच्छा, मुझे ये भी बता दें, अगर कोई अपने दांत की रिप्लेसमेंट कराना चाह रहा है, टेढ़ापन है, ब्रशेस का इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो आप क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? क्या चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर देखनी है? अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उनके सीधे करने के दो तरीके हैं। एक तो जो कन्वेंशनल ब्रेसेस हैं और एक आजकल आ गए इनविजिबल अलाइनर्स। अलाइनर्स और ब्रेसेस के थ्रू तो दांत कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहता है, जिन्होंने ऑफिस जाना होता है, स्टूडेंट्स, उनके लिए अच्छी ऑप्शन है। अब बाकी रह की बात कि जो दांत मिसिंग है उनकी जगह नए दांत लगवाने हैं तो उसके 2-3 तरीके हैं, सर्जिकल भी, नॉन सर्जिकल भी। नॉन सर्जिकल में उतरने वाले डेंचर्स आ जाते हैं, या जो ब्रिजेस होते हैं कि हम साथ के दांतों को ग्राइंड करके उनके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, उसके साथ दांत जुड़ा होता है, उसको ब्रिज कहते हैं। तीसरा तरीका सर्जिकल, जो कि डेंटल इम्प्लांट्स हैं। तो डेंटल इम्प्लांट देखा गया कि सबसे बेहतर सोल्यूशन है एक निकले हुए मिसिंग दांत को रिप्लेस करने का। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें, इलाज यहाँ पे मौजूद है, मौसर मौजूद है? बिल्कुल है, सब कुछ है। ब्रेसेस आप कितनी देर तक लगा सकते हैं? क्या टाइम फ्रेम है, क्या आपके दांत जो हैं वो ठीक हो जाएंगे प्रॉपर? ब्रेसेस ये डिपेंड करता है कि कितने दांत किस हद तक टेढ़े हैं। ये आमतौर पे 1.5 साल से लेके 2-2.5 साल तक लग सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा केस ख़राब होता है। अलाइनर्स में भी इतने हिस्से में आप लगवा सकते हैं, कोई इसके लिए नहीं है। पेशेंट अगर कोई है डायबिटीज़ का पेशेंट, उसके लिए भी आप ये रिकमेंड करते हैं? अगर सब चीज़ें कंट्रोल में है, डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। और एज बेहतर होता है कि 25-30 साल की एज तक करवा लें। इसके बाद हो तो जाते हैं लेकिन टाइम स्पैन काफ़ी बढ़ जाता है, 4-4 साल लगते हुए देखे हमने लोगों को। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों में आदत होती है कि एक डॉक्टर के से एक ट्रीटमेंट कराया है, बार बार आप डॉक्टर्स चेंज कर रहे हैं। ये बताइएगा प्रैक्टिस किस हद तक ख़तरनाक है? क्योंकि हम लोगों को तसल्ली नहीं होती, अच्छा ये काम मेरा ख़राब हो रहा है, मुझे अब टाइम ज़्यादा हो गया है तो मुझे अब डॉक्टर चेंज कर लेना चाहिए, या किसी के सुने सुनाए तरीके आप अपनाना शुरू कर देते हैं और किसी के कहने पे आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मुझे ये बता दीजिएगा, इस प्रैक्टिस से कितना नुकसान पहुँचता है? वो कहते हैं ना कि डॉक्टर और दर्जी एक ही रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री का पता होता है, उसको आपकी हैबिट्स का पता है, उसको आपको फैमिली बैकग्राउंड का पता है, उसको आपके जेनेटिक जो करेक्टर्स आ रहे हैं उसका पता है। तो दांतों की कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो कि जेनेटिकली भी वो आगे बढ़ती है। तो हर जगह नए डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको उतना वक्त लगेगा समझने में, तो बेहतर है कि एक रखा जाए। अब डॉक्टर सेलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप किसी अपने बहुत करीबी से पूछें कि आपका एक्सपीरियंस किसके साथ अच्छा है, या आजकल तो इंटरनेट की सहूलत है, आप नेट पे जाइए और अपने सिटी में जाएं, वहाँ पे बेहतरीन डेंटिस्ट की रेटिंग देखें और उसके बाद चले जाएं। ये 2 तरीके आमतौर। सही। बच्चों के जब दांत टूटते हैं, वापस आते हैं, तो नॉर्मली टेढ़े आ रहे होते हैं। सही दांत आए, उनकी नशनुमा अच्छी हो, उसके लिए कुछ आप अगर सजेस्ट करना चाहें? पहली बात तो ये कि टेढ़े आने की वजह को देखा जाए कि वो फीडर तो नहीं दिया गया, ये बच्चा थम सके तो नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर दूध के दांत जो कि पक्के दांतों के लिए स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं, अगर उनको वक्त से पहले निकलवा दिया जाए ख़राब होने की वजह से, तो फिर परमानेंट दांत टेढ़े आ सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब दूध के दांत हैं उनकी फिलिंग्स वक्त पे कराते हैं और उनको वक्त से पहले ना निकलवाएं। सही सही। अच्छा जी, कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरत भी नहीं होती तो चाहते हैं कि जी दांत उनके प्रॉपर जो है वो, कुछ लोगों को लग रहा होता है ना कि दांत बाहर की तरफ हैं और वो खुद ब खुद चाह रहे होते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं भी होती है। सो अगर आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं, किन लोगों को आप समझते हैं ज़रूरत होती है उनको ये कराना चाहिए? हम उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं, अगर उनको ज़रूरत नहीं होती उनको बताते हैं कि देखें जी ये जो रिकमेंडेशन है वो है कि इन पेशेंट को लगनी चाहिए ब्रेसेस या अलाइनर्स, इन लोगों को नहीं लगनी चाहिए। अगर आपने शौक के तहत लगवानी तो पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है, वो कई दफ़ा नुकसानदेह भी साबित होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दांत आपका लग रहा है टेढ़ा नहीं है, लेकिन आप उसको जोर लगाते हैं ब्रेसेस के थ्रू, तो दांत हिलना शुरू कर सकता है, हिलना शुरू हो सकता है। सो ये चीज़ें आपको ज़रूर किसी मौसर अच्छे मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है, तब ये आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉपर पहले अपने डॉक्टर से अपनी तमाम चीज़ें डिस्कस करें, मुआयना कराएं, उसके बाद कुछ ऐसा स्टेप लें ताकि आप बड़े मसाइल से बच सकें। डॉक्टर साहब, देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत ज़िंदगी अच्छी ग़िज़ा से हासिल हो सकती है। अच्छी ग़िज़ा तब होगी जब आपके दांत अच्छे होंगे। तो साल में 2 दफ़ा अपने डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर करें जी। और क्योंकि आपने खाना जो भी खाना है दांतों के ज़रिए खाना है, तो आपके दांतों की सेहत अच्छी होगी तो आप अपने खाने को अच्छी तरह से चबा के खा सकेंगे और वो खाना अच्छा हजम होगा। सो इसके लिए डॉक्टर साहब की रिकमेंडेशन पे आपने ज़रूर अमल करना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं। हमने आगे बढ़ना है, सेगमेंट शामिल करना है टुडेज हेल्दी टिप।
अच्छा जी, आज की टिप क्या है जी? पुदीना जो कि हम अक्सर घरों में इस्तेमाल भी करते हैं, सो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका कहवा भी बन सकता है। नॉर्मली हम रायते में इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, मौसमी एलर्जी जो है उसमें कमी लेकर आता है। कुछ लोगों को मौसम चेंज होने के साथ एलर्जी का सामना रहता है। नाक अगर आपका बंद हो रहा है तो आप पुदीने का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। सर दर्द का इलाज भी इसमें है। वो लोग जो कि खाने के बाद ब्लॉटिंग फील करते हैं, बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मौसर है। खाने के बाद वो थोड़ा सा पुदीने का कहवा बना के पी सकते हैं। आप खाने में भी पुदीने का इस्तेमाल अगर कर लें किसी सालन में, या रायता पुदीने का साथ इस्तेमाल कर लें, मौसर है। और फिर वो लोग जो कि डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं, उनके लिए ठंडी चीज़ें हैं ना ये, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तवानाई, भरपूर तवानाई इसमें है। सो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं खाने के बाद भी, खाने से पहले भी, कहवे की सूरत में खाने के अंदर डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसका फ़ीडबैक आपने हमें ज़रूर देना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि नेचुरल हैं। इनका अगर आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा तो मैं ये आपको कंफर्म कह सकती हूँ नुकसान भी कोई नहीं होगा। इसलिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमने आगे बढ़ी हेल्दी टिप के बाद जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। सो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।